अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा मेरी आवाज आ रही है? आप लोगों को रिप्लाई कर रहे हैं तो क्लास स्टार्ट कर लें। ठीक है बेटा, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें हम चैप्टर 11 की एग्जांपल्स कर रहे थे और मैंने आपको बोला था कि हम सारी एग्जांपल्स करेंगे, ये सारी इंपॉर्टेंट है। तो हमने एग्जांपल 11.3 तक किया था और टोटल बुक में जो एग्जांपल्स हैं वो 7 है। 11.7 तक जो है ना वो बुक में एग्जांपल्स हैं। तो आज की क्लास में स्टार्ट कर रहा हूँ 11.4 से। क्वेश्चन आपके सामने है तो आप इसको देख सकते हैं। तो आप देखिए इसमें इन्होंने क्या कहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ चुका है। कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल एट 0 सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर assuming hydrogen is an ideal gas under these conditions and has a density of 8.99 into 10 power minus 2 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। वो कह रहे हैं कि भाई 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेयर के प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल की रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालनी है, जो मैं आपको बहुत दफा बता चुका हूं कि भाई मैसेज कौन कर रहा है मुझे? वालेकुम अस्सलाम सर। और अमीन कह रहा है सर वॉइस कट हो रही है। यार बाकी लोग बता दो, बाकी तो कोई नहीं कह रहा। अमीन, बाकी लोग बताएं आवाज सही आ रही है? बेटा फटाफट रिप्लाई करो, आवाज सही आ रही है? बाकी लोग बताओ जल्दी जल्दी। अच्छा अच्छा, बाकी लोग भी कह रहे हैं कि कट हो रही है। अच्छा ठीक है, मैं जरा देखता हूं अपने एंड में, मुझे 1 मिनट दे दो निसार साहब। कई लोग कह रहे हैं आवाज कट रही है, चेक कराइएगा या फिर डिवाइस चेंज करें, क्या करें? बेटा मैं चेक करा रहा हूं, मुझे 1 मिनट दे दो। डिवाइस चेंज करना है तो मैं चेंज करूंगा यहाँ से। पीटी से नहीं चल रही है ना अभी। बेटा चेक करवा रहे हैं, अब बताओ आप लोग आवाज कैसी है? अभी बताओ मुझे आवाज कैसी है या वैसी है? बोलो भाई। अच्छा वैसी ही है, ओके मैं करवा रहा हूं, मुझे 1 मिनट दे दो। निसार साहब बोले डिवाइस चेंज करें। काफी लोग कह रहे हैं कि आवाज कट रही है। क्या करें? ऐसा तो डिवाइस चेंज करके सेट करो यार, इसको भी आवाज कर नहीं तो डिवाइस चेक। नहीं मैं तो इनसे बात कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, लेकिन उसने डिवाइस चेंज की है। नहीं अभी तो हम चेक कर रहे हैं ना कि आवाज सही है नहीं। अच्छा यहाँ पर भी अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सही आ रही है आवाज। बेटा आप बताओ, हमने अपने एंड पे चेक किया है, हमारे एंड पे तो आवाज सही है। आप लोग बताओ। ताहिर कह रहा है कि आवाज सही आ रही है। अच्छा बेहजाद कह रहा है कि अब ठीक है। बाकी लोग बताएं अब ठीक है? हाँ चले, अब लोग कह रहे हैं अब ठीक है, चलो भाई ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि इसमें हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल जो है, हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल का VRMS निकालना है 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर। और वो कहते हैं कि 0 सेंटीग्रेड पर और 1 एटमॉस्फेयर पे जो हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी है, आपको पता है गैस की डेंसिटी को हम रो से मेंशन करते हैं। तो हाइड्रोजन की जो डेंसिटी है वो 8.99 इंटू 10 पावर माइनस 2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। अब बहुत दफा पहले बता दिया है कि जब भी VRMS होगा तो VRMS का मतलब हमेशा क्या होता है? VRMS का हमेशा मतलब होता है रूट V बार स्क्वायर। अब तो बहुत दफा हो गया ये।
तो वी आर एम एस का मतलब है रूट वी बार स्क्वायर। तो रूट वी बार स्क्वायर निकालना है हाइड्रोजन गैस का 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, उसको केल्विन में चेंज करोगे तो 273 केल्विन हो जाएगा। और जो 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, तो मैं बहुत दफा बता चुका हूं, आपको अब तो याद हो गया होगा कि 1 एटमॉस्फेयर के प्रेशर को अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करें तो वो फिर 1.01 इंटू 10 पावर 5 आता है। ठीक है जी, ठीक है। तो ये जो है प्रेशर है इसका, ये प्रेशर है और ये टेम्परेचर है और ये हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी है। अब ये जो मैंने लिखा है ये हमने डेरिवेशन आपको कराई थी कि गैसियस मॉलिक्यूल्स का जो प्रेशर है P वो इक्वल होता है 1/3 रो वी बार स्क्वायर के। ये डेरिवेशन हम कर चुके हैं। यहाँ पे रो क्या होती है, गैस की डेंसिटी। तो ये रिजल्ट जो हम ड्राइव कर चुके हैं इसे हम यूज करेंगे, यहां से हम निकाल लेंगे। अब यहां से अगर आप इसको रो को ले जाएं दूसरी साइड पर तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो v बार स्क्वायर जो है वो 3p अपॉन रो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप दोनों साइड पे रूट ले लें, तो देखिए इस पे भी रूट आ गया और इस पे भी पूरा रूट आ गया। अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया रूट वी बार स्क्वायर। तो रूट वी बार स्क्वायर किसके इक्वल है, ये वी आर एम एस के इक्वल है। तो ये वी आर एम एस हो गया और लेफ्ट साइड पे जो 3p अपॉन रो है, अब आप इसमें तीनों वैल्यूज रख दें। इस क्वेश्चन में इन्होंने टेम्परेचर आपको दिया हुआ है लेकिन इस क्वेश्चन में टेम्परेचर यूज नहीं होगा, बस वैसे ही आपको दे दिया है। इसमें सिर्फ आप ये प्रेशर रखें, ये आ गया 3p अपॉन रो, ये प्रेशर आ गया और ये गैस की डेंसिटी आ गई। इसको सॉल्व कर लें, नीचे मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है। ठीक है जी, नोट कर लें, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए। अब ये मुझे मास फुरकान कह रहा है कि सर डेंसिटी कांस्टेंट है। बेटा डेंसिटी हर गैस की अलग अलग होती है, तो डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं होती, हर गैस की डेंसिटी अलग होती है। और फिर जैसे जैसे गैस का टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होता है तो एक गैस की डेंसिटी भी डिफरेंट टेम्परेचर और डिफरेंट प्रेशर पे मुख्तलिफ हो सकती है। इसीलिए उन्होंने क्वेश्चन में आपको कहा है कि उन्होंने बोला है कि हमने जो टेम्परेचर और प्रेशर दिया हुआ है इस पर हाइड्रोजन गैस की ये डेंसिटी। तो इसलिए डेंसिटी जो है ना वो गैस की कांस्टेंट नहीं होती, वो प्रेशर और टेम्परेचर के लिहाज से चेंज होती है। क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर से गैस एक्सपेंड होती है, कॉम्प्रेस होती है, तो इसलिए डेंसिटी चेंज होती है। आंसर इसके साथ में आ रहा है, बोल दो भाई।
अच्छा भाई, मुझे लोग मैसेज कर रहे हैं कि हमने कर लिया है, तो मैं आगे चलूं? बोलो भाई। अच्छा, मुझे बिलाल कह रहा है वेट, बिलाल कह रहा है वेट, और मोहम्मद अली कह रहा है वेट 1 मिनट। ठीक है भाई, बिलाल और मोहम्मद अली की वजह से 1 मिनट का वेट हम कर रहे हैं। बोलो भाई, अब आगे चलूं? अच्छा, मुझे कोई कह रहा है ये बारिश का मौसम होता है इस वजह से। अबे यार, ये बारिश बारिश की कौन बात कर रहा है? अच्छा, अब वो कह रहा है सर आप वॉइस चेक कर लें, बीच में खराब हो रही है। बेटा बीच में देखो, बीच में कभी चंद सेकंड के लिए नेट कनेक्शन जो है ना वो थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है, तो बीच में चंद सेकंड के लिए होती है, फिर वो ठीक हो जाती है। सही है। तो अगर बीच में कोई सेंटेंस वगैरह मिस हो गया तो लेक्चर अपलोड होगा, फिर रिकॉर्डिंग में देख लेना। अब ये बारिश का मौसम है, थोड़ा गुजारा करना पड़ेगा। ठीक है, चलो। अच्छा भैया, अब हम आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11.5। देखो बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। मैंने तुम लोगों को 11.4 के बारे में बताया कि वो भी एग्जाम में आ चुकी है, पिछली एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। और मैं तुम्हें 11.5 के बारे में भी यही बता रहा हूँ। 11.5 के बारे में भी ये बता रहा हूँ कि ये एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है, ये आ चुकी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है जी, अब जरा इसकी कहानी समझ लो। पहले पहले समझ लो इसको तुम लोग। देखो, एक कंटेनर होता है जिसको बोलते हैं कैलोरी मीटर। ये जो कैलोरी मीटर होता है ये स्पेसिफिक हीट फाइंड करने के लिए यूज होता है। इस क्वेश्चन में ये बता रहे हैं कि एक कॉपर का कैलोरी मीटर है और उसके अंदर है पानी। पहले क्वेश्चन समझ लो। कॉपर का एक कैलोरी मीटर है और उसके अंदर है पानी। ठीक है, दो चीजें हो गई। ये है ये है कॉपर कैलोरी मीटर। ये कॉपर का कैलोरी मीटर है और इसके अंदर है पानी। अच्छा, ये जो कॉपर का कैलोरी मीटर है ये 400 ग्राम इसका मास है, और इसके अंदर जो पानी है वो भी 400 ग्राम है, और दोनों का जो टेम्परेचर है, इसका और पानी का, दोनों का टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड है। ठीक है जी। अब करते ये हैं कि एक अननोन मेटल का पीस है, जैसे फर्ज कर लो ये कोई अननोन मेटल है जो हम नहीं जानते कौन सी है। ये अननोन मेटल का पीस है और ये है 50 ग्राम्स का। 50 ग्राम्स इसका मास है। और करते ये हैं कि इसको 100 सेंटीग्रेड तक, 100 सेंटीग्रेड तक इसको गर्म करते हैं, और 100 सेंटीग्रेड तक गर्म करने के बाद इस कैलोरी मीटर के अंदर इसको डाल देते हैं। ठीक है जी। और डाल के इसको आप बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज अप्लाई होगा, जो मैं पहले आपको बता चुका हूं कि जब भी ये गर्म और ठंडी चीज को मिलाया जाएगा तो गर्म चीज से हीट एक्सपेल होगी और ठंडी चीज में एब्जॉर्ब होगी। ठीक है जी। मैं मैसेज चेक करूं, कोई मुझे मैसेज कर रहा है? अच्छा, ताहा कह रहा है सर समझ में नहीं आ रहा, आवाज कट रही है। आवाज काफी कट रही है।
अच्छा यार मैं जरा डिवाइस चेंज करता हूँ, तुम लोग 1 मिनट रुको, मैं डिवाइस चेंज करवाता हूँ यार। ओके रुक जाओ। यार ऐसा यार डिवाइस चेंज करो, आवाज बहुत कट रही है इसमें 1 सेकंड के लिए होती है। हाँ ये लंबी सिग्नल करके तो यार ये सब क्या है। बोलो भाई, अभी आवाज कैसी आ रही है भाई बताओ। हाँ भाई अब आवाज कैसी आ रही है यार, रिप्लाई करो भाई, बोलो यार। अच्छा ठीक है, कह रहे हैं आप, ठीक है बिल्कुल, ठीक है यार, थैंक यू, ठीक है ओके। तो हमारी बात कहां तक पहुंच गई थी भाई? हमने ये कहा था कि एक कॉपर का कैलोरी मीटर है, हमने कहा था कॉपर का कैलोरी मीटर है और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर है पानी, ठीक है जी, उसके अंदर पानी है। और फिर हमने एक अननोन मेटल का पीस उसके अंदर गर्म करके डाल दिया था, यहां तक मैंने आपको बता दिया था। और इसको हम कर देते हैं बंद। और मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो कॉपर का कैलोरी मीटर है, ये जो कॉपर का कैलोरी मीटर है, इसका जो मास है वो 400 ग्राम है और इसके अंदर जो पानी है वो भी 400 ग्राम है, दोनों 400 ग्राम है और दोनों का टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड है। और ये जो हमने अननोन मेटल का पीस डाला है ये 50 ग्राम इसका मास है और इसको हमने 100 सेंटीग्रेड तक गर्म करके डाला है। अब क्या होगा कि 100 सेंटीग्रेड तक गर्म करके जब तुम मेटल का पीस अंदर डाल दोगे तो उसमें से हीट निकलेगी। तो अननोन मेटल का जो पीस है उसमें से हीट निकलेगी और वो हीट एब्जॉर्ब होगी दो चीजों में। किस किस में एब्जॉर्ब होगी? पानी में और कैलोरी मीटर में, क्योंकि उन दोनों का टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड है। तो मैं ये कह रहा था आपको कि यहाँ पर लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज अप्लाई होगा, जिसका तस्करा पहले आ चुका है कि जब भी एक गर्म और ठंडी चीज को आप मिलाओगे तो गर्म चीज से हीट एक्सपेल होगी और ठंडी चीज में एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो हमारी इक्वेशन क्या होती है? हीट एक्सपेल्ड फ्रॉम द हॉट बॉडी इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड बाय कोल्ड बॉडी। तो यहाँ पे कोल्ड बॉडीज जो है वो दो हैं, कैलोरी मीटर कॉपर का और पानी, इन दोनों में हीट एब्जॉर्ब होगी। और जो हॉट बॉडी है यहाँ पे वो अननोन मेटल का पीस है जिसे हमने 100 सेंटीग्रेड तक गर्म करके पानी में कैलोरी मीटर के अंदर डाला है। तो जब मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा तो आप देखेंगे हम एक इक्वेशन बनाएंगे कि हीट एक्सपेल्ड बाय अननोन मेटल इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर एंड हीट एब्जॉर्ब बाय कैलोरी मीटर। अब यहाँ पे देखो तीन चीजें हैं, तो इसका जो डाटा है वो हम 1 2 3 करके बना लेंगे। हम मेटल का डाटा 1 में बनाएंगे, कैलोरी मीटर का 2 में बना लेंगे और वाटर का 3 में बना लेंगे। अच्छा, दो चीजों की इसमें जरूरत पड़ेगी, वो दोनों इन्होंने आपको क्वेश्चन में दे दी है। देखो स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर आपको चाहिए होगी, वो इन्होंने दे दी है 386 जूल्स पर किलोग्राम सेंटीग्रेड। और आपको स्पेसिफिक हीट इसमें पानी की चाहिए होगी, वो इन्होंने दे दी है, वो 4200 जूल्स पर किलोग्राम सेंटीग्रेड होती है। ये दोनों कांस्टेंट चीजें हैं, ये इन्होंने दे दी है। अब आप जरा इसका जो है ना वो बनाएं डाटा। और हाँ एक चीज इन्होंने ये बताई है, जरा ये समझ लें कि इन्होंने ये भी बताया है कि इफ द फाइनल
अच्छा, ये अहमद अली कह रहा है कि सेंटीग्रेड केल्विन में चेंज नहीं होगा। यार गैस थोड़ी है, अबे गैस थोड़ी है, कॉपर का कैलोरीमीटर है, पानी है और अननोन मेटल है, तो गैस का काम ही नहीं है, तो केल्विन टेम्परेचर नहीं आएगा यहाँ। ठीक है, वो आएगा गैस में। अच्छा, तो अब इन्होंने ये कहा है भाई कि देखो इफ द, ये बोलते हैं कि if the final equilibrium temperature of the system is 22.4 सेंटीग्रेड। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि वो जो कैलोरीमीटर के अंदर पानी है और पानी में आपने अननोन मेटल डाल दिया, तो कुछ देर के बाद तीनों चीजों का टेम्परेचर सेम होके 22.4 पे आ जाएगा, वो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कहलाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जो अननोन मेटल है उसका जो टेम्परेचर है, अच्छा समीद क्या कह रहा है, समीद ये कह रहा है कि डेल्टा टेम्परेचर दोनों में सेम होता है, सर ने बताया यहाँ, ठीक है। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि इसका मतलब ये होगा कि देखो जो अननोन मेटल है उसको आपने 100 सेंटीग्रेड तक गर्म किया, तो उसमें से जब हीट निकली तो उसका टेम्परेचर 22.4 पे पहुंच गया। तो अननोन मेटल जो है वो तो 100 से टेम्परेचर कम होके 22.4 पे पहुंचा। इसका मतलब है उसमें टेम्परेचर ड्रॉप आएगा 77.6 का। और जो पानी है और कैलोरीमीटर है, दोनों का टेम्परेचर 20 था, तो उनका 20 से बढ़ के 22.4 हो गया, तो दोनों के टेम्परेचर में राइज आ जाएगा 2.4 का। तो अब आप ये देखो कि ये जो डाटा हमने बनाया है, देखो इसमें किस तरह आ गया। जो अननोन मेटल है उसका मास हो गया m1, वो 50 ग्राम है, उसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड किया तो 0.05 केजी आ गया। और वो जो कहते हैं इसमें, उन्होंने कहा है कि देन फाइंड स्पेसिफिक हीट ऑफ अननोन मेटल, तो वो ये कह रहे हैं कि जो अननोन मेटल है उसकी स्पेसिफिक हीट निकालनी है। तो अननोन मेटल की स्पेसिफिक हीट निकालनी है, वो हमने कर दी C1, मतलब स्पेसिफिक हीट C होती है, तो हम मेटल का डेटा 1 में बना रहे हैं तो वो C1 हो जाएगा, तो C1 हमें फाइंड करना है। और जो टेम्परेचर डिफरेंस है, जैसा कि मैंने बताया, टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा T1 होगा इसका। तो 100 में से हम इक्विलिब्रियम टेम्परेचर को माइनस करेंगे, 100 माइनस 22.4, इसका मतलब है कि 77.6 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर ड्रॉप आ जाएगा अननोन मेटल। अच्छा, अब कैलोरीमीटर का जब डाटा बनाओगे तो कैलोरीमीटर जो कॉपर का है उसका मास m2 हो जाएगा, वो 400 ग्राम है, उसको भी इसी तरह किलोग्राम में लाएंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो 0.04 kg हो जाएगा। और जो कॉपर की स्पेसिफिक हीट है वो C2 हो जाएगी, वो 386 है। और उसके बाद उसका जो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा, यानी उसमें जो टेम्परेचर राइज है डेल्टा T2, तो वो क्या होगा, 22.4 में से 20 माइनस करेंगे तो 2.4 सेंटीग्रेड ना उसका इंक्रीज हो जाएगा। और अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा तो मैं आपको वाटर का भी दिखा दूंगा, इतना ही वाटर का इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी, तो आप जरा यहाँ तक नोट कर लें, फिर मैं आपको आगे वाटर का बताता हूँ। कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ लें।
और फॉर्मेट में नीचे तुमने वो जीमेल आईडी रखना है, वो ईमेल एड्रेस और वेबसाइट डालना है ना, हाँ डाल देना। अब इसी के पैटर्न पे अभी दूसरे पैटर्न भी आने हैं। अच्छा ताहिर मुझे कह रहा है कि लास्ट स्टेप रिपीट करते हैं टेम्परेचर डिफरेंस वाला। देखो बेटा बात समझो, यहाँ पर 3 टेम्परेचर हैं, तमाम लोग सुन लो, अगर किसी और को भी कोई कंफ्यूजन हो सुन लो। यहाँ पे देखो 3 टेम्परेचर हैं। एक तो यह है कि जो मेटल आपने गर्म करके डाली है उसे आपने 100 सेंटीग्रेड तक गर्म किया है, एक उसका टेम्परेचर है। अच्छा उसके डालने से पहले जो कैलोरी मीटर और वाटर है वो दोनों 20 सेंटीग्रेड पे थे। जब आपने मेटल का पीस कैलोरी मीटर के अंदर डाला तो फिर कुछ देर के बाद सारी चीजों का टेम्परेचर 22.4 हो गया। इसका मतलब है कि जो मेटल का पीस था उसमें से जब हीट निकली तो वो 100 सेंटीग्रेड से 22.4 पे आ गया, और जो वाटर और कैलोरी मीटर है जब उसके अंदर हीट आई तो उन दोनों का टेम्परेचर 20 से बढ़ के 22.4 हो गया। लिहाजा जो वाटर है और कैलोरी मीटर है उन दोनों के टेम्परेचर में राइज आएगा 2.4 का, दोनों का 2.4 बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों का 20 था पहले, बाद में 22.4 हो गया। और जो कॉपर और वो जो अननोन मेटल का पीस है उसके टेम्परेचर में ड्रॉप आएगा, वो 100 सेंटीग्रेड पे डाला था, वो 100 से 22.4 पे आ गया, तो 77.6 का उसमें ड्रॉप आ गया। तो डेल्टा टी का मतलब है कि चाहे टेम्परेचर कितना किसी चीज का कम हो गया या किसी चीज का बढ़ गया तो दोनों को डेल्टा टी से मेंशन करते हैं। तो अननोन मेटल का कम होगा क्योंकि उसमें से हीट निकलेगी, और वाटर और कैलोरी मीटर का बढ़ेगा क्योंकि उन दोनों में हीट एब्जॉर्ब होगी। और क्वेश्चन में बताया है कि सिस्टम का इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 22.4 है। इसका मतलब है कि जब सारी हीट उसमें से निकल के एब्जॉर्ब हो जाएगी तो सब चीजों का मिला के 22.4 हो जाएगा। तो अब आप ताहिर मुझे बता दें और बाकी भी लोग, समझ आ गई बात आप लोगों को? ठीक है जी, ठीक है, समझ आ गई बात? चले ओके। तो अब यहां तक कर लिया तो हम आगे चलें, बता दें आप लोग मुझे, आगे बढ़े या रुक जाऊं अभी? आगे चलें, ठीक है, ठीक है। तो अब देखें जो तीसरा डाटा इसमें बनाया है वो आप देख सकते हैं। अब थर्ड डाटा वाटर का बनाया है। देखें वाटर का जो मास M3 है वो 400 ग्राम था, कैलोरी मीटर का भी 400 है, वाटर का भी 400 है। इसको भी किलोग्राम में चेंज किया तो ये 0.4 kg आ गया। अच्छा वाटर की स्पेसिफिक हीट C3 हो गई, ये 4200 है, और वाटर का जो टेम्परेचर डिफरेंस है डेल्टा T3 वो मैंने बता दिया, वो 2.4 हो गया। अब जब कैलकुलेशन में जाएंगे तो हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। तो वो मैं पहले ही बता चुका हूं कि हीट एक्सपेल हो रही है अननोन मेटल में और एब्जॉर्ब हो रही है कैलोरी मीटर में और वाटर में। तो यहाँ इक्वेशन क्या बनी है? हीट एक्सपेल्ड बाय मेटल इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय कैलोरी मीटर प्लस हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर। ठीक है जी। अब किसी चीज में से चाहे हीट एक्सपेल हो या एब्जॉर्ब हो हम उसे मेंशन करते हैं डेल्टा क्यू से। तो जो हीट एक्सपेल बाय मेटल होगी वो भी डेल्टा क्यू होगी, हीट एब्जॉर्ब बाय कैलोरी मीटर वो भी डेल्टा क्यू होगी, और हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर वो भी डेल्टा क्यू होगी। लेकिन हमने चूंकि डेटा 1 2 3 में बनाया है तो मेटल का डेल्टा क्यू 1 हो जाएगा, और कैलोरी मीटर का डेल्टा क्यू 2 हो जाएगा, और वाटर का डेल्टा क्यू 3 हो जाएगा। अब डेल्टा क्यू जो होता है ये हम पहले पढ़ते चले आ रहे हैं कि डेल्टा क्यू इक्वल होता है MC डेल्टा टी के, जहाँ पे M जो होता है वो मास होता है, C स्पेसिफिक हीट होती है, और डेल्टा टी जो है वो चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है। तो ये तीनों MC डेल्टा टी हो जाएंगे, तीनों MC डेल्टा टी हो गए। अब ये डेल्टा क्यू 1 है तो इसके MC डेल्टा टी में सबके साथ आप 1 लगा दो, और ये डेल्टा क्यू 2 है तो यहाँ सबके साथ आप 2 लगा दो, और यहाँ पे आप सबके साथ आप 3 लगा दो। ठीक है, इस तरह कर दिया आपने। अब इसके बाद आपको फाइंड क्या करना है? आपको C1 फाइंड करना है। तो C1 को यहाँ रखो और बाकी M1 और डेल्टा टी को राइट पे ले जाके ये आपने डिवाइड कर दिया, और इसके बाद आप इसमें वैल्यूज प्लेस कर दो। देखो M2 0.4 है, C2 386 है, डेल्टा T2 2.4 है, इसी तरह M3 जो है वो 0.4 है, C3 4200 है, और डेल्टा T3 जो है ये भी 2.4 है, ये 2.4 है, और M1 0.05 है, और डेल्टा T1 77.6 है। इसको आप पूरे को सॉल्व कर लो तो जो C1 है वो 1146.5 जूल्स पर किलोग्राम सेंटीग्रेड आएगा। ये इसका टेम्परेचर होगा। ठीक है जी, इसको आप नोट कर लें।
भाई कहाँ पहुंचे? अब कुछ लोग कह रहे हैं कि कर लिया है। आगे चलूं भाई? बोलो भाई, कोई रह गया तो बता दो, वरना मैं आगे जा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान है। ठीक है भाई, बस ये इसलिए करा दिए कि बुक में है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, नोट कर लो। अब इसमें कह रहे हैं कि अ सिस्टम एब्जॉर्ब्स 1000 जूल हीट एंड डिलीवर्स 600 जूल वर्क while losing 100 जूल टू द एटमॉस्फेयर। क्या मतलब है कि सिस्टम ने 1000 जूल हीट एब्जॉर्ब की और एटमॉस्फेयर के अंदर लूज कर दी 100 जूल। इसका मतलब है कि 1000 में से 100 जूल उसने जाया कर दी। तो जब आप उसका डेल्टा क्यू निकालेंगे तो 1000 में से आप 100 माइनस कर देंगे तो 900 जूल हीट असल में एब्जॉर्ब हुई और 600 जूल का वर्क डन किया। अब डेल्टा यू निकालना है। ठीक है जी, कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, फर्स्ट लॉ लगाओगे ये निकल जाएगा। ठीक है, कर लो इसे नोट।
अच्छा भाई, अब ये लास्ट एग्जांपल है बुक की 11.7। अब एग्जांपल 11.7 क्या भाई, देखो, अ सिस्टम अंडरगोज अ प्रोसेस इन विच इंटरनल एनर्जी डिक्रीज्ड बाय 300 जूल and 120 joule work is done on the system. Find heat transfer. एक सिस्टम किसी प्रोसेस में जा रहा है जिसके दौरान इंटरनल एनर्जी 300 जूल डिक्रीज होती है और 120 जूल का सिस्टम पर वर्क किया जाता है। तो आप देखिए, इंटरनल एनर्जी 300 जूल डिक्रीज हो रही है, इसलिए मैंने डेल्टा यू को माइनस में लिया है। डेल्टा यू माइनस 300 जूल। माइनस क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे हमने ये कह दिया है कि नेगेटिव साइन इज ड्यू टू डिक्रीज। ठीक है जी। फिर इसके अलावा हमने आपको थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ में ये भी बताया था कि जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो डेल्टा डब्ल्यू को प्लस में लेते हैं, और अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो माइनस में लेते हैं। तो आप देखें यहाँ पर क्या कहा गया है कि 120 जूल वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो चूंकि वर्क ऑन द सिस्टम है इसलिए 120 जूल को हम माइनस में लेंगे। नेगेटिव साइन इज ड्यू टू वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है जी। तो डेल्टा यू इसमें माइनस 300 जूल हो गया क्योंकि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, और डेल्टा डब्ल्यू इसमें माइनस 120 जूल हो गया क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम है। अब हीट ट्रांसफर यानी डेल्टा क्यू निकालना है, तो आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करेंगे। उसमें डेल्टा यू रखेंगे माइनस 300 और डेल्टा डब्ल्यू रखेंगे माइनस 120। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो माइनस 300 और माइनस 120 मिलके माइनस 420 जूल का डेल्टा क्यू आएगा। और इस हीट ट्रांसफर में ये जो माइनस आ रहा है, ये नेगेटिव साइन हमें क्या बता रहा है? नेगेटिव साइन मींस हीट इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द सिस्टम। नेगेटिव साइन हमें ये बता रहा है कि जो हीट है वो सिस्टम से खारिज हुई है। ये इसका आंसर होगा। ठीक है जी। अच्छा, फखर अब्बास मुझे कह रहा है सर इस पे लिखा हुआ सही समझ नहीं आ रहा। यार अब गुजारा करो भाई, अब मेरे पास इस स्लाइड में शायद थोड़ा, जब मैंने इसकी पिक ली होगी मैंने, तो हो सकता है कि पिक लेते वक्त कैमरा थोड़ा हिल गया होगा, इस वजह से ये लाइट आया है। तो अब इसमें गुजारा करो, अगर कहीं कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कोई कोई स्लाइड ऐसी हो जाती है, इसमें करो गुजारा यार, क्या करें आजकल हालात ही ऐसे। ठीक है, ये आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद आज की क्लास साइन ऑफ हो जाएगी। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लें। ये बुक की आखिरी एग्जाम्पल है। टोटल 7 एग्जाम्पल है बुक में, और बाकी फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों को कल बताऊंगा। तो ये नोट कर लें, और ये नोट करने के बाद जो जो नोट करता जाए वो लीव कर सकता है। ठीक है, ये काम कर लें, मैं मौजूद हूँ अभी, कोई सवाल पूछना है पूछ लें। ठीक है, और कोई मुझे कह रहा है चैप्टर खत्म हो गया, ये मैं कल बताऊंगा। ये मैं आपको कल बताऊंगा, आप कल क्लास में आएंगे इंशाल्लाह, ये मैं कल बताऊंगा। अभी इसमें मुझे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराने हैं इस चैप्टर में, ठीक है, वो मैं कल बताऊंगा। मेरे ख्याल में पिछले कुछ घंटों से तो बारिश रुकी हुई, शायद कुछ पानी निकला हो।
2-3 प्रैक्टिस से बनी होगी। ओके भाई, जो जा रहा है, अल्लाह हाफिज।